नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीटीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि का दूसरा मॉडल पेपर आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले पहला मॉडल पेपर जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि का अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा 23 जनवरी 2022 को इसका एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आप सभी लर्नर्स के लिए एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी ले रहा है, जो कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से अपनी तैयारी की प्लानिंग कर रहे हैं। अनअकैडमी सभी लर्नर्स को ऑफ़र कर रहा है 12+2 फ्री सब्सक्रिप्शन। यानी कि इसका मतलब है कि अगर आप 12 महीने का यूपीपीएससी या फिर यूपी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मुफ्त मिलेगा। कृपया सभी लर्नर्स जो है जल्दी ही कम्युनिकेट करें, और ऑफ़र ये आपका वैलिड रहेगा 17 से लेकर के 19 जनवरी 2022 तक। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और साथ में जो है अनअकैडमी पर यूपीपीएससी या यूपी एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो भी डाउट्स हैं जो है यहाँ पे आप स्पेशल क्लास जो कि मैराथन है, दिन भर ये आपका चलाया जा रहा है, तो अपने डाउट्स को जो है यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। तो नीचे इसका भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करके आप जो है अपने डाउट्स को या फिर जो भी आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप जो है सभी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे जो है यदि आप यूपी लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर उन्नत यूपी लेखपाल 2021 प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज जो है शुरू किया गया है। और ये जो है 6 बजे शाम को स्टार्ट किया जाता है, और ये 90 मिनट का सेशन है। तो इससे टेस्ट सीरीज से जो है आप जुड़ सकते हैं। सैटरडे को जो है टेस्ट कराया जाता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप ये जो है इनरोल हो सकते हैं और टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं है कि निम्न में से मानसिक क्रिया नहीं है कौन सा। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, इसमें मानसिक क्रिया कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि चिंतन हो गया, तर्क, कल्पना तथा समस्या समाधान, उपागम आदि कुछ ऐसे मानसिक क्रियाकलाप हैं जिनका प्रयोग प्राणी अपने कौशल तथा गैर शैक्षणिक पहलुओं को पूरा करने के लिए करता है। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है कि आलपोर्ट ने व्यक्तित्व को किसके रूप में परिभाषित किया है। तो इन्होंने वातावरण के साथ अनूठे समायोजन के रूप में परिभाषित किया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आलपोर्ट ने वर्ष 1937 में व्यक्तित्व की लगभग 50 परिभाषाओं का विश्लेषण और वर्गीकृत करके व्यक्तित्व को व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन के रूप में व्यक्त किया जो वातावरण के साथ अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में चरण हैं। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, तो अल्बर्ट बंडूरा का है। और क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में चरण हैं कितने, तो कुल 4 चरण हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है स्मरण करना, तीसरा अनुकूलन, और चौथा है पुनर्बलन। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बंडूरा का है। चौथा प्रश्न है तुलनात्मक निर्णय का नियम का सिद्धांत दिया है किसने, तो ये दिया गया है थ्रस्टन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे पहले 1927 में एल थ्रस्टन ने अभिवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय का नियम दिया था। पांचवा प्रश्न है व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का प्रतिपादन किया किसने, तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा, स्ट्रॉन्ग ने व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का प्रतिपादन किया था। और छठवां प्रश्न है अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने,
तो मैकडूगल ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1908 में मैकडूगल ने किया था और इन्होंने कुल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के संबंध में सही कथन है कौन सा? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। लुइस ब्रेल ने 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे वर्णमाला और अन्य सामग्री लिखी जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। यह अंधे यानी कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त विधि है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा उपयुक्त सभी। 8वां प्रश्न है, सृजनात्मकता का तत्व नहीं है कौन सा? तो बी ऑप्शन से होगा यहाँ पे एकता। सृजनात्मकता के द्वारा उपलब्ध संसाधनों से किसी नए विचार को जन्म दिया जाता है और सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व जो हैं उनमें मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, विस्तारण है, उत्सुकता है, स्वतंत्रता है, एकता नहीं है इसमें। 9वां प्रश्न देखते हैं कि एक बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्षमता है। थॉर्नडाइक के बुद्धि विभाजन के आधार पर उस बालक की कौन सी बुद्धि इस क्षमता के लिए आधार है? तो है अमूर्त बुद्धि। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक के बुद्धि द्वारा किए गए कार्य संपादन के आधार पर बुद्धि को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा सामाजिक बुद्धि और तीसरा होता है मूर्त बुद्धि, जिसे यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत एक 10 वर्षीय बालक किस अवस्था के अधीन आएगा? तो वो आएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अधीन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। पहला है संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे 2 वर्ष से 7 वर्ष तक माना जाता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक माना जाता है। तो यहाँ पे 10 वर्ष सी बालक का पूछा गया है तो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि यहाँ पे ये 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत दृश्य स्मृति का विकास किस अवस्था में होता है? तो वह होता है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रूनर के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रतिबिंबात्मक अवस्था में बालकों में दृश्य स्मृति यानी कि विजुअल मेमोरी विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे ने नैतिक विकास को कितने स्तरों में विभक्त किया है? तो 3 स्तरों में इन्होंने विभक्त किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है नैतिक यथार्थता, दूसरा नैतिक समानता और तीसरा है नैतिक सापेक्षता में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो आपका, यहाँ पे किसने कहा है कि संवेगात्मक बुद्धि को बुद्धि के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता है? तो ये कहा गया है आइसिंग के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि डेसिबल है तो ये आप सबको पता होगा। डेसिबल ये सुनने की क्षमता डेसिबल में ही मापा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक पुनर्बलन है तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। पुरस्कार, पुरस्कार भी हो सकता है, प्रशंसा भी होगा या शाबाशी, ये सभी जो है सकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा के 3 बुद्धि हैं शिक्षा के 3 बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। उपर्युक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह है रायबर्न का। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक का परम मित्र है तो यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड को विद्यालय में शिक्षक का परम मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त सभी में यानी कि अधिगम को सरल बनाने के लिए भी, अधिगम को रोचक बनाने के लिए, अधिगम को सार्थक बनाने के लिए श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सीखने की गति निर्भर करती है तो ये निर्भर करती है यहाँ पे डी ऑप्शन से उपयुक्त सभी पर यानी कि रुचि पर भी, प्रेरणा पर भी और तत्परता पर भी।
अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 1987 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की घोषणा 1986 में ही की गई थी और 1986 की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसकी जो है घोषणा की गई थी। लेकिन ये लागू कब हुआ था? तो 1987 में। लागू पूछा गया है कब हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं? तो इसके जनक हैं जेम्स थॉमसन। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? इसका मूल कारण है सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और 23 नंबर प्रश्न है कि विकास सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत है किसका? तो यह सिद्धांत है सिरः पदाभिमुख सिद्धांत। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास का सिरः पदाभिमुख सिद्धांत दिशा सिद्धांत कहता है कि बालकों का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो ये दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और 25वां प्रश्न है, एक शिक्षक किसी समस्या के समाधान हेतु विद्यार्थियों को सामूहिक चर्चा का अवसर प्रदान करता है। उस स्थिति में अधिगम वक्र के संबद्ध सत्य कथन होगा कौन सा? तो इसमें होगा कि अधिगम वक्र बेहतर होने लगेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब विद्यार्थी समूह परिचर्चा करते हैं या उनको समूह परिचर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। अगला जो प्रश्न है, व्यक्ति की भिन्नता का कारण है? तो इसका कारण है आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया के कारण। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है और इस भिन्नता का मुख्य कारण है आनुवांशिकता तथा वातावरण की अंतःक्रिया। 27वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? तो यहाँ पे जो सही होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें हम प्रतिभाशाली या प्रभावशाली बालक कहते हैं। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है जैसे उनका IQ लेवल हाई होता है, यानी कि उच्च बुद्धि लब्धि होती है, उच्च आत्म क्षमता होता है और कुशल समस्या समाधान करता होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, मध्य बाल्यावस्था में भाषा होती है? तो भाषा अहम केंद्रित होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था में बालक